Namaste, good evening, good morning to various countries, good afternoon in various countries because we have participation coming from all over. आज थोड़ा सा अलग दिन है, आज वर्ल्ड लंग डे है। आप सोच रहे होंगे मेरे पीछे इतनी सारी पिक्चर्स, सब ने अपने अपने डोले क्यों दिखा रखे हैं? क्योंकि यह लंग केयर फाउंडेशन का मोटो है, हैप्पी हेल्दी लंग्स। और मेरे पीछे जितने लोग हैं ये सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ टीचर्स की, कुछ हमारी टीम की, और इसके पीछे हजारों लोग ऐसे हैं जो पूरी तरह से कमिटेड हैं ऑन हैप्पी हेल्दी लंग्स। आज ये हमारा सौभाग्य है कि देश के दो जाने माने डॉक्टर्स आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मैं जरा आपको पहले फॉर्मेट की रूपरेखा बता दूं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके पहले भी आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए हैं जो मैं इनके सामने रखूंगा, और इस दौरान में आपके जो क्वेश्चंस और भी आएंगे मैं उन्हें भी टेकअप करने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं पहले ही सॉरी बोलता हूं, मैं किसी के पर्सनल केस को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि वहां पर एक डॉक्टर की पर्सनलाइज्ड अटेंशन की बहुत जरूरत है। लेकिन उन क्वेश्चंस को जो हम पढ़कर जेनरिक क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर पाएंगे, मैं उन्हें डॉक्टर खिलनानी एंड डॉक्टर अरविंद कुमार के सामने जरूर रखूंगा ताकि वो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपके सामने रख सके। आज हम एक और चीज करने जा रहे हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस लंग केयर फाउंडेशन के माध्यम से भारतीयों की सेवा के लिए सामने रखना चाहते हैं, और ये सर्विस है स्पर्श, SPARSH, स्पर्श, support program for assistants and relatives for skills for health care of lung patients. लंग पेशेंट्स जब घर चले जाते हैं तो अक्सर वो सपोर्ट नहीं मिल पाती जो शायद उन्हें हॉस्पिटल में मिल पाती है। उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए आज से हम कार्यक्रम शुरू करेंगे, और इनफैक्ट ये एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है जिसमें आज हम इसे शुरू कर रहे हैं। कल भी हमारा एक प्रोग्राम है ऑन ऑक्सीजन, और उसके बाद 28 और 30 को भी प्रोग्राम है जिसकी डिटेल्स मैं अभी थोड़ी देर में आपको दूंगा, और उसके बाद रेगुलर प्रोग्राम्स हम चलाते रहेंगे ताकि सभी लोगों को फायदा मिल सके। ये वर्ल्ड लंग डे मनाया क्यों जाता है, बाय द वे, इस बात को पहले समझना जरूरी है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई, और अब दुनिया भर में इसे सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सेलिब्रेशन एक डेडिकेशन है। कुछ आंकड़ों को समझना भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा, और ये आंकड़े शायद डराने के लिए नहीं माने जाएं, लेकिन इसको देखकर हमें संभलना जरूरी है। हर साल पूरी दुनिया में 6 करोड़ 50 लाख लोग COPD से सफर करते हैं। ये आंकड़े मैं फोरम ऑफ इंटरनेशनल रेस्पिरेटरी सोसाइटीज के माध्यम से दे रहा हूं, जिनमें से अनफॉर्चुनेटली 3 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। इस वजह से COPD जो है ये दुनिया भर में डेथ के हिसाब से थर्ड लीडिंग कॉज है। 10 मिलियन लोगों को ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसके अंदर 1.4 मिलियन पीपल लूज देयर लाइव्स, मेकिंग इट द मोस्ट कॉमन lethal infectious disease. 1.6 million people die due to lung cancer, making it the most deadly cancer. और आपको हैरानी होगी, एक नॉर्मल अस्थमा में 334 million people around the world suffer from it. Pneumonia also kills millions of people. और जिसे हम इंडोर एयर क्वालिटी की बात करते हैं, 2 billion people suffer from toxic indoor smoke, and 1 billion inhale polluted outdoor smoke, and 1 billion are exposed to tobacco smoke, और अक्सर टोबैको स्मोकर यही मान के चलता है कि उसको तो कुछ नहीं होने वाला। ये आंकड़े मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस भयावह सिचुएशन को देखते हुए हम क्या करें, हम अपना चार्ज कैसे लें। और इसके लिए मैं चाहूंगा
चाहे मैं आपको देख भी नहीं सकता, लेकिन दो व्यक्तियों का कम से कम आप तालियां हल्की सी बजाकर स्वागत जरूर करेंगे जो भारत के जाने माने एक्सपर्ट हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर GC खिलनानी का, जो कि चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, और पहले आप एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप ऑर्डर के प्रोफेसर थे। आप पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं नेशनल कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के। ही इज अ मेंबर काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल गवर्नर्स एंड रीजेंट्स अमेरिकन कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस, member executive council Indian chest society, chairman credentials committee Indian society of critical care। सर आपका स्वागत है और मैं आपका वेलकम हैप्पी हेल्दी लंग्स के द्वारा करना चाहूंगा सर। दैट्स द स्पिरिट सर। इसके साथ ही साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप लोग वेलकम करें मेरे बड़े भाई डॉक्टर अरविंद कुमार का, जो चेयरमैन हैं Center for Chest Surgery and Director Institute of Robotic Surgery, Sir Gangaram Hospital, New Delhi. He was also Professor of Surgery at AIIMS. He is a pioneer in chest surgery with large experience of open, keyhole and robotic chest surgery. 100 से ऊपर publications हैं और इस दौरान में लॉकडाउन के दौरान में ही कम से कम 26 पेपर्स को उन्होंने अपनी टीम के साथ प्रोड्यूस किया है। आप डॉक्टर BC रॉय अवार्ड भी हैं for eminent medical person of the year 2014 from the President of India, और इस सबसे अधिक आप हैं फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ लंग केयर फाउंडेशन। और मैं अक्सर इनके साथ जोक करता हूं कि ये हमारे रेलवे के इंजन है और हम उनके पीछे के डब्बे हैं जो इनके साथ साथ चलते जा रहे हैं। अरविंद, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्दी लंग्स। और आप दोनों की परमिशन से हमारी टीम ने पिछले एक दिन के अंदर ही एक 25 सेकंड का वीडियो बनाने की कोशिश की, जो मैं लोगों को दिखाना चाहूंगा, जिसके अंदर हमारे सभी टीम मेंबर्स नहीं हो पाए क्योंकि वो वीडियो शूट नहीं कर पाए। बट आज वर्ल्ड लंग डे के उपलक्ष्य में मैं चाहता हूं कि हम इसे रिलीज करें और इसके बाद में हम इसे फर्दर बढ़ाते जाएं और दुनिया को दिखाते जाएं, जिसमें सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वे अपनी आवाज जोड़ सकें। मैं चाहूंगा कि 25 सेकंड का ये वीडियो हम सबको दिखाएं। पेश है आपके लिए। I'm part of Lung Care Foundation. I'm committed to happy healthy lungs. Happy healthy lungs. Happy healthy lungs. To happy healthy lungs. Happy healthy lungs. तो फ्रेंड्स, हैप्पी हेल्दी लंग्स ये हमारा मोटो है जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और आप सब लोगों का साथ की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मेरे या डॉक्टर अरविंद के हैप्पी हेल्दी लंग्स नहीं है, ये पूरी दुनिया के हैप्पी हेल्दी लंग्स होने चाहिए। अब सवाल आता है कि सवाल, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल Q&A बॉक्स में ही भेजें ताकि मैं वहां से उसे पिक कर सकूं। मेरी कुलीग जुडिथ फेसबुक पे जो लोग देख रहे हैं उनके सवालों को भी मेरे पास Q&A बॉक्स में पेस्ट करेगी। आप अपने कमेंट्स अगर चाहें तो चैट बॉक्स में डालें, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग वगैरह मत करिएगा, क्योंकि उससे थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन होएगी। और हम स्पीड से चलना पसंद करेंगे। आज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए ये आज का हमारा Q&A T20 ही मानकर चलिए। ये हमारी आज की शुरुआत है और अपने कैलेंडर को माप करके रखिएगा, क्योंकि कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है डॉक्टर अरविंद के साथ, जिसके अंदर we will be explaining to you all you need to know about home oxygen therapy। इसको समझना जरूरी है और ये डॉक्टर अरविंद कल मेरे साथ करेंगे। उसके बाद मंडे को 28 तारीख को सेम टाइम 6:30 बजे, क्योंकि कोविड के साथ बहुत सारे और पहलू भी जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एक डाइटिशियन को आपके सामने लेकर आएंगे और आप उनसे सवाल कर सकते हैं। आप रूबरू होंगे डॉक्टर सौम्या टंडन, एसोसिएट कंसल्टेंट साइकेट्री, सर गंगाराम हॉस्पिटल, एंड फरेहा शनम, डाइटिशियन, सर गंगाराम हॉस्पिटल। और 30th को भूलिएगा मत, आप अटेंड करेंगे प्रोग्राम ऑन होम फिजियोथेरेपी बाय अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट,
और साथ ही साथ हम योगा स्पेशलिस्ट को भी लेके आएंगे। तो आप मिलेंगे मिस्टर सौरभ माथुर, हेड फिजियोथेरेपिस्ट, प्रो हेल्थ एशिया फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर दिल्ली, एंड श्री रमेश चंद्रा जी, योगा एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एट सर गंगाराम हॉस्पिटल। तो ये 4 प्रोग्राम्स खास तौर से आप लोगों के लिए डिजाइन किए गए हैं, इसलिए किसी भी प्रोग्राम को आप मिस मत कीजिएगा और इसको पार्टिसिपेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सर, डॉक्टर खिलनानी, मैं आपसे सबसे पहले एक सवाल करना चाहूंगा। मैं कुछ जेनरिक सवाल से शुरू करूंगा, फिर मैक्रो सवालों पर जाऊंगा, और फिर जो लोगों ने सवाल किए हैं उनको कंप्रेस करके आपके सामने पूछूंगा, और साथ ही साथ बीच बीच में डॉक्टर अरविंद से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वे अपने कमेंट साथ में जोड़ते जाएं। तो सबसे पहले सवाल तो यही है, जेनरिक सवाल, कि कोविड होने के लक्षण क्या हैं और क्या ये एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं, डॉक्टर साहब? तो राजीव, इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल सब जानते हैं आजकल कि कोविड के जो लक्षण होते हैं वो उनकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है। शुरुआत करें तो बिना सिम्टम्स के, मतलब कोई लक्षण नहीं है और चलते फिरते लोग जिनको कोविड टेस्ट करें तो पॉजिटिव आ जाता है। और दूसरा एक एक्सट्रीम होता है कि उसकी इतनी सांस फूल गई कि वो आईसीयू में पहुंच गए। इन दोनों के बीच की बात करें तो कॉमन जो लक्षण होते हैं वो होते हैं कि हल्का फुल्का बुखार आ जाना, गले में खराश होना, बदन में सख्त दर्द होना, सिर दर्द होना। और लक्षणों की बात करें तो सेंस ऑफ स्मेल, मतलब वो सूंघने की शक्ति और जो मुंह का जो स्वाद होता है वो कभी कभी खत्म हो जाता है। ओकेजनली पेट में दर्द और लूज मोशन जिसको कहते हैं कि पतली टट्टियों का लगना, ये भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सर्दी लगती है। सर्दी लगती है और थर्मामीटर में देखें तो टेम्परेचर 99 98 होता है। फिर डॉक्टर को कहते हैं हमें बुखार लगता है, लेकिन डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, हमारी किताब में लिखा है कि 99 बुखार नहीं होता, हमारे हिसाब से तो 99.6 बुखार होता है। जी। लेकिन उनको तकलीफ होती है। और उसके आगे अगर चलें तो फिर ये छाती में तनाव, और उसके बाद सांस में तकलीफ। सांस जी। में तकलीफ होना एक बहुत खतरनाक लक्षण है इसका। ये सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, लोग मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं और ये परेशानी भी है कि भैया, अब एक शब्द घूम रहा है असिम्टोमेटिक। अब कैसे लगे, मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, बट क्या मुझे कोविड है कि नहीं, ये मुझे कैसे पता लगेगा? नहीं, ये आपको पता नहीं लग सकता, क्योंकि पहले अगर मैं 4 महीने पहले की बात करूं तो सिर्फ उनका टेस्ट किया जाता था जिनको के कांटेक्ट होता था, मतलब कोई विदेश से आया है या किसी को कोविड हुआ है या कोई कंटेनमेंट जोन से आया है, तो उसको सस्पेक्ट माना जाता था कि हो सकता है कि उसको कोविड हो। तो अगर वो चाहे और अगर उसका कोई प्रोफेशन ऐसा है कि वो एयरलाइन में है या कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर है जहां पर के एसिम्टोमेटिक वो है, ये जानना बहुत जरूरी है, तो उसका टेस्ट किया जाता है। तो ओके। वो टेस्ट दो तरह से होता है। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है जो कि आजकल बहुत चल रहा है, और मोबाइल वैन्स भी सरकार ने चला रखी है टेस्ट करने के लिए। लेकिन जो बेटर टेस्ट होता है वो होता है आरटीपीसीआर। वो आप हम सब लोग जानते हैं। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है वो 1 घंटे में रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी कम होती है। मतलब ये है कि अगर जी। 100 लोगों को बीमारी है तो वो 50 को ही पकड़ पाएंगे। उसका नुकसान ये होता है कि जो 50 को नहीं पकड़ा और उनको हल्का फुल्का बुखार भी हुआ, तो वो तो कहते हैं जब झंडा लेके चलते हैं कि मैं तो कोविड नेगेटिव हो गया, और फिर घूमते रहते हैं, तो फिर वो फैलाते रहते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ राजीव, आपके जरिए। सर, इससे लगता नहीं है कि लोग बड़े कंफ्यूजन में रहेंगे कि यार मेरे को है भी कि नहीं भी, मैंने टेस्ट करा भी दिया विद 50% ऑफ फेलियर रेट, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने आप में घर में बंद होकर रह जाऊं कि 50% फेलियर रेट है तो भी मैं अपनी प्रिकॉशंस लेना चाहूं? ऐसी बहुत स्थिति में जब हम नॉर्मल लाइफ में की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो क्या करा जाए? आम इंसान की ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ राजीव, ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत गूढ़ यानी इंट्रिकेट सवाल आपने पूछा। तो इसमें ये है कि अगर तो आदमी को कोई सस्पिशन नहीं है, इन द सेंस कि उसको कोई कोविड के मरीज से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, उसने कोई कंटेनमेंट जोन में नहीं है, कंटेनमेंट जोन में वो गया भी नहीं है, और फिर भी वो नेगेटिव है, तो वो उसको मानना चाहिए कि ही इज ट्रू नेगेटिव।
जी दूसरी तरफ देखा जाए कि अगर उसको गला खराब है, बुखार है, शरीर में दर्द है, या उसके परिवार में किसी को कोविड इन्फेक्शन है और उसके वो कांटेक्ट में है, और उसका अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव होता है, तो उसको नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, उसको स्टिल सस्पेक्ट मानना चाहिए। ही शुड गो फॉर, उसको फिर आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए जाना चाहिए। अब इसका एक सेकंड और लूंगा। इसका मतलब जो रैपिड एंटीजन जब टेस्ट है, जब पॉजिटिव है तो इट इज ट्रू पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो वो ट्रू नेगेटिव है ये नहीं कह सकते, उसको फर्दर कंफर्मेशन की जरूरत है। तो सर मैं एक स्पेसिफिक एम्फेसिस चाहूंगा कि अगर परिवार में 2-3 लोगों को कोविड हो गया है और बाकियों को नहीं हुआ, तो ये मान के चला जाए कि वो नेगेटिव नहीं है। अगर वो हम शॉर्ट टेस्ट नहीं, की बात करें तो उसे आरटीपीसीआर करा लेना चाहिए। बिल्कुल करा लेना चाहिए, स्पेशली अगर उनको जरा से भी कुछ सिम्टम्स जो मैंने बताया अगर है, हम्म। तो फिर जरूर कराना चाहिए। और अगर नहीं कराना चाहते, किसी वजह से भी फाइनेंशियल इशू हो सकता है या जी, ये सुविधा नहीं है, तो फिर उनको क्वारंटाइन में रहना चाहिए, क्वारंटाइन 14 दिन 14 के लिए दिन घर के पे लिए, रहना चाहिए। जी, कम से कम वो और किसी को ना फैलाए। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने करी है कि अगर जरा सा भी डाउट है तो वो आप दिलेर मत बनिए, बाहर मत निकलिए, रिस्क मत लीजिए, दूसरों को इन्फेक्ट मत कीजिए, मान के चलिए कि आप अफेक्टेड हैं और अपने आप को बचा के रखिए। चाणक्य ने कहा था, शत्रु अगर अदृश्य हो तो छिप जाना ही बेहतर है। ये हमारा भयंकर शत्रु है जो हम देख नहीं पा रहे, और अगर हमें डर है, डाउट है, तो छिप जाइए। दिस इज व्हाट डॉक्टर खिलनानी हैज टॉक्ड अबाउट। डॉक्टर साहब एक छोटा सा बेसिक क्वेश्चन और लूंगा और उसके बाद मैं और स्पेसिफिक्स में जाऊंगा। अभी प्रोग्राम के शुरू में मैंने बहुत सारे आंकड़े बताए, सीओपीडी के, अस्थमा के, लंग कैंसर के, जहां पे डेथ रेट्स मिलियंस में जा रहा है। कोविड इसको कितना और कॉम्प्लिकेट कर सकता है? हाँ, ये आज आज का विषय है, तो इसलिए जी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये इसको यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, मतलब कि भाई लंग डिजीज है और कोविड है तो एक ही उसमें तराजू में नहीं डाल सकते। जहाँ तक सीओपीडी का प्रश्न है, ये जो जो डेटा है जो सारी दुनिया से आए हैं, अगर किसी को सीओपीडी है और उसको अगर कोविड हो गया, तो उसके एडवर्स आउटकम के मतलब कि इसके कि उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, आईसीयू की रिक्वायरमेंट होगी, और इवन डेथ रेट भी उसका ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि जो स्मोकर है, स्मोकिंग इज ऑल्सो लंग डिजीज, चाहे आप उसको पता कर पाओ या डायग्नोज कर पाओ ना पाओ अपनी मशीनों से, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा प्रश्न सवाल है, जिसने सिग्निफिकेंट स्मोकिंग करी है उसका लंग अफेक्ट, उसका लंग काट के देखोगे तो उसमें इफेक्ट होगा ही। तो ये इससे एग्जाम्पलीफाई हुआ है कोविड में कि जो स्मोकर्स है, एक्टिव स्मोकर्स है, उसमें भी सिवियरिटी और मौत की दर यानी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। अब इसके आगे चले एस्थमा पे। ये बड़ा भ्रम है। एस्थमा के मरीज जो है ना, अब 5 से 10% लोगों को एस्थमा होती है, उसमें से कुछ प्रतिशत लोग लगातार इनहेलर्स पे रहते हैं, और मेजॉरिटी जो एस्थमा के इनहेलर होते हैं उसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं। तो फिर ये जैसे ही कोविड आया और ये कहा कि जो स्टेरॉइड जो है ना इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो मुझे लगातार मैसेजेस और फोन आने लग गए कि हम स्टेरॉइड इनहेलर ले रहे हैं तो हमारे को कोविड के चांसेस ज्यादा तो नहीं है, या नेजल स्प्रे ले रहे हैं उसमें भी स्टेरॉइड्स होते हैं। तो आपके माध्यम से, लंग केयर फाउंडेशन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो एस्थमा के मरीज, जो लोग इनहेलर ले रहे हैं उनको, और उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, उनको जरा सी भी ज्यादा रिस्क नहीं है कोविड होने की। अलबत्ता अगर उनको कोविड होता है तो जो इनहेल्ड स्टेरॉइड्स है वो थोड़ा बेनिफिट ही करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अस्थमा के मरीजों के इलाज में कोई भी बदलाव की जरूरत नहीं है इस कोविड के दौरान, क्योंकि ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। जी लेकिन जो लोग सिस्टमिक स्टेरॉइड जैसे प्रेडनिसोलोन, बेटलिनोन, वाइसोलोन जैसी गोलियां लेते हैं, वो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन होता है, हम्म। उनकी इम्यूनिटी कुछ कम हो जाती है। और आपकी इजाजत से मैं कुछ एक दो बीमारियों का और भी नहीं नहीं, बताना बिल्कुल बिल्कुल सर, आप आज तो हम चाहूंगा। आपको सुनना चाहते हैं तो और अब उन ये है कि सावधानियों को अब बरतना चाहते हैं जो आप अलर्ट आपने करेंगे बहुत हमें। सबको बड़ा डराया धमकाया ट्यूबरकुलोसिस को लेके कि भाई जी ट्यूबरकुलोसिस से इंडिया में भी 3 से 4 लाख डेथ हर हर साल हो रही है, और
1/3 पॉपुलेशन वर्ल्ड की, इंडिया की नहीं, वो ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है। जी तो जब ट्यूबरकुलोसिस, दो चीजें होती हैं, एक तो होती है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस जिसको टीबी है, हम्म और एक होती है जिसको टीबी कभी हो चुकी है। जी और टीबी एक लंग की होती है, और जो लंग के बाहर की होती है उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। जी तो एक बहुत बड़ा तबका है जिनको टीबी हो चुकी है किसी समय, तो अगर तो उनके लंग में रेजिडुअल फाइब्रोसिस है, मतलब लंग में एक परमानेंट डैमेज है, जी उनको अगर कोविड हो जाता है तो उनको उनकी रिस्क थोड़ी बढ़ जाती है। इसका मेरे पास कोई डेटा नहीं है, लेकिन ये मैं अपनी थिंकिंग के बेसिस पे बता रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी या लिम्फ नोड की टीबी हो चुकी है कभी, जो सबसे कॉमन होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी में, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि उसको कोविड बहुत ज्यादा हो जाएगा। या किसी की लंग की टीबी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसके लंग बिल्कुल साफ हो चुके हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा नहीं है, ये समझना है। हाँ, जिसको एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस है, इसका मतलब कि लंग में इन्फ्लामेशन है, तो मैं सोचता हूँ कि अगर उसको कोविड होता है तो उसकी सिवियरिटी बढ़ जाएगी। आगे चले, एक बीमारी होती है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। जी जी अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज क्या होती है, उनका पहले से ही ऑक्सीजनेशन कम होता है, श्योर और दूसरा ये होता है कि उनको अक्सर ऑलमोस्ट 99 और 100% केसेस में स्टीरॉइड्स या ऐसी तरह की दवाइयां दी जाती हैं जिनसे उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर उनको कोविड हुआ, खुदा न खास्ता, तो उनको उनका आउटकम बहुत खराब होता है। इसलिए जरूरी है कि जिनको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज है वो इस दौरान बहुत सतर्क रहें। अगर उनको जरा सी भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो बिल्कुल भी रुके नहीं, उनका बिल्कुल इमीडिएटली इलाज करना चाहिए। तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज के लोगों को स्पेशली इस दौरान प्रिवेंटिव एक्शन और जल्दी डायग्नोसिस की जरूरत है। फाइनली फाइनली न्यूमोनिया, जो हम आज क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कोविड भी निमोनिया ही करता है। जी ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि जब कोविड के मरीजों का, पहले हम सीटी स्कैन नहीं करते थे, अब जब सीटी स्कैन करना शुरू किया तो पता चला कि एज मच एज 96% लोगों में हल्का फुल्का निमोनिया मिल रहा है। अब निमोनिया क्या होता है कि इन्फ्लामेशन होता है लंग का। हम्म तो जैसे आपने बताया कि निमोनिया से भी लाखों लोग मर जाते हैं, और अमेरिका की बात करें तो इट इज द 6th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। जी तो निमोनिया बैक्टीरिया से भी होता है, टीबी से भी होता है, वायरस से भी होता है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं उससे भी होता है, और उन वायरस में से कोरोना एक वायरस है। तो इन दिनों क्या हो रहा है कि निमोनिया जब मरीज आता है तो डॉक्टरों की टेंडेंसी होती है कि भाई निमोनिया है तो कोविड है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोविड है इस समय, लेकिन बाकी निमोनिया भी है। तो ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को और सबको कि आज की डेट में हर निमोनिया को कोविड नहीं होता, हालांकि कोविड सबसे कॉमन है। तो जरूरी है कि जो भी मरीज खांसी, बुखार, छाती में दर्द और सांस की तकलीफ से आता है, कोविड जरूर टेस्ट करना चाहिए। अगर कोविड नेगेटिव आता है तो दूसरे कारण भी को भी ध्यान में रखना चाहिए, उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं अरविंद के सामने क्वालिफाइड नहीं हूँ लंग कैंसर के बारे में बात करने के लिए, तो मैं अरविंद से कहूंगा कि प्लीज मुझे रेस्ट दें थोड़ा और कैंसर के नहीं बारे नहीं में सर, बताएं। मैं अभी रेस्ट नहीं देना चाहूंगा, बिकॉज मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि मैं सोच रहा था एक सवाल करूंगा और डॉक्टर खिलनानी ने मेरे 10 सवालों के जवाब इकट्ठे दे दिए। ये होती है एक्सपर्टीज। इसलिए डॉक्टर खिलनानी के लिए एक थम्स अप तो बनता है। अच्छा, क्लैप्स फॉर हिम प्लीज फॉर गिविंग अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स। बट सर, इसी के साथ में कुछ एक सवाल और उठ खड़े हो जाते हैं। वो ये, फॉर एग्जाम्पल, जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो कई लोग पहले निमोनिया के प्रिवेंटिव शॉट्स ले लिया करते थे। तो आज की स्थिति के अंदर जो लोग पहले साल हर साल प्रिवेंटिव शॉट्स लेते हैं, क्या आप उन्हें रेकमेंड करेंगे कि वो ऐसा करें एज ए प्रिवेंटिव एक्शन, तो एटलीस्ट ट्रेडिशनल टिपिकल निमोनिया उससे तो बचाव हो सके, और जब वो डॉक्टर के पास जाएं तो साथ साथ क्या कोविड का भी टेस्ट कराएं? हाँ, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा आपने। जो निमोनिया, दो तरह के वैक्सीन होते हैं लंग इन्फेक्शन बचाने के लिए, एक तो निमोनिया के लिए और दूसरा होता है फ्लू के लिए। जी जो निमोनिया होता है वो जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे कि निमोनिया नाम पड़ा,
और जिससे कि बैक्टीरिया का नाम पड़ा। ये सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से प्रोटेक्शन देता है, निमोनिया सारी तरह की निमोनिया से प्रोटेक्शन नहीं देता। और उसके डिफाइंड इंडिकेशन होते हैं, जैसे जो डायबिटीज होती है, स्मोकर्स होते हैं, सीओपीडी होता है, 60 साल से ज्यादा उम्र होती है, या जिनकी स्प्लीन निकली हुई होती है, या जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, वो हर 5 साल में दिया जाता है एक बार। तो अगर उन किसी को निमोनिया का इंजेक्शन पहले लग चुका है विद इन 5 ईयर्स, तो उसको इस वजह से निमोनिया का इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है कि वो इस समय कोविड टाइम पे उससे कोविड के अगेंस्ट कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि निमोनिया का इंजेक्शन जिस तरह से पहले लिया जाता था उस समय उसी तरह से लेना चाहिए। जहाँ तक फ्लू का इंजेक्शन का ताल्लुक है, फ्लू का इंजेक्शन भी इंडिकेशंस होते हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। सारे हेल्थ केयर वर्कर्स को भी वो लेना चाहिए। अमेरिका में आप अस्पताल में काम नहीं कर सकते अगर आपने फ्लू शॉट नहीं लिया है, लेकिन फ्लू का ये होता है कि हर साल उसकी जो स्ट्रेन्स हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए वो हर साल लिया जाता है। और बेस्ट टाइम होता है मार्च अप्रैल या अगस्त सितंबर। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई ये धारणा के साथ वैक्सीन ना ले कि उसको कोई कोविड से प्रोटेक्शन मिल जाएगा। वैसे ही वैक्सीन अगर इंडिकेटेड है तो लेना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मैं और इनफैक्ट इस वक्त मैं डॉक्टर अरविंद को भी ड्रॉ करना चाहूंगा इसके अंदर, बिकॉज इन सब आंसर्स के बीच में जो लोगों को डर बैठा हुआ है, मैं वो वाले प्रश्न को एक समरी क्वेश्चन के हिसाब से लेना चाहूंगा कि कौन सी कैटेगरी के लोग ऐसे हैं जो डेंजर जोन में ज्यादा हैं। इनफैक्ट अभी क्वेश्चंस भी फ्लैश हो रहे हैं कि मैं लिवर का पेशेंट हूं तो क्या मेरे को भी इफेक्ट हो सकता है। तो कौन कौन सी कैटेगरी के लोग हैं, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन वगैरह है, तो एक बार जरा हम सम अप कर दें कि कौन से लोगों को खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा इन टाइम्स के अंदर। डॉक्टर खिलानी। I thought it was directed to you, but okay. आप Okay, I'll narrate अगर तो एक तो ये है कि ये जो मैं कैटेगरीज बताने वाला हूँ इसमें ऐसा नहीं है कि उनमें इन्फेक्शन ज्यादा होता है, लेकिन उसकी सिवियरिटी ज्यादा होती है और उसमें मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होती है। स्टार्टिंग फ्रॉम एज, उम्र 60 साल से बड़े होना, सीओपीडी की मैं बात कर चुका हूँ, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, स्पेशली जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जिन लोगों को स्टेंट लगे हुए हैं या हार्ट की तकलीफ है या किसी तरह की भी, उसके अलावा जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, जो डायलिसिस पे है या किडनी की फंक्शनिंग कम है या जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, लिवर डिजीज जिनको है उनको भी ज्यादा रिस्क है। इसके अलावा जो लोग भी, स्मोकर्स के अलावा जो लोग भी किसी वजह से भी किसी तरह का कैंसर का इलाज करा चुके हैं या करा रहे हैं या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं या कीमोथेरेपी ले रहे हैं, ये सब लोग जो हैं इसमें सिवियरिटी कोविड की बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा ये है कि डेथ रेट बहुत ज्यादा जी। और क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैक्सीन नहीं है जी। इलाज है लेकिन वैक्सीन नहीं है, तो इनके लिए बचाव ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए एक्सपोजर से। I think this is a very important summary which Dr. Saab has given. Prevention is better than cure. आप दिलेरी मत दिखाइए, आप ये ना सोचिए कि मुझे कुछ नहीं होगा। अगर आप इन सब बीमारियों से कभी भी ग्रसित हैं तो जितनी ज्यादा प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो आप लीजिए। डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक सवाल अभी भी आया कि मेरी डायबिटीज है बट कंट्रोल में रहती है, तो अनकंट्रोल डायबिटीज और कंट्रोल डायबिटीज के केस में क्या कोई फर्क होगा? हाँ, फर्क तो होता है, फर्क होता है। अगर डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है जी। और उसका जो आउटकम होता है सिवियरिटी भी ज्यादा होती है और कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। लेकिन जो जिसकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है उसको नॉन डायबिटिक से कंपेयर नहीं कर सकते, उसकी रिस्क नॉन डायबिटिक से ज्यादा होता है, लेकिन डायबिटीज का कंट्रोल होना हर तरह से बहुत जरूरी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल द डायबिटिक्स। इनफैक्ट एक क्वेश्चन और भी फ्लैश हुआ, मैं क्विकली उसको लेना चाहता हूं बिफोर आई मूव टू अदर्स, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या अलग अलग ब्लड ग्रुप्स का रिस्पॉन्स रेट भी अलग अलग हो सकता है इस केस के अंदर? नहीं जी नहीं, नॉट टू माय तो नॉलेज, सब समान है, माय नॉलेज। ये बीमारी सबको एक ही नजर से देखती है, ब्लड इसलिए ग्रुप सभी का को इफेक्ट। प्रश्न तभी आता है जब प्लाज्मा थेरेपी की बात है। जी 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 जी।
तो डॉक्टर साहब एक इशू और भी आ रहा है कि वो रेजिडुअल इफेक्ट ऑन लंग कंडीशन, अगर कोविड हो गया तो उसके बाद में क्या होगा लंग्स के ऊपर। आपको कोविड हुआ, आप रिकवर कर गए, और अब क्या होने वाला है उसके बाद। राजीव, ये तो सवाल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी कोई इंजरी होती है, चोट लगती है ना हम लोगों को, तो कई बार तो चोट हील हो जाती है, कोई निशान नहीं होता, हल्की फुल्की चोट होती है। लेकिन जब तेज चोट लगती है, कटती है, जी और उसका अगर प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाए टाइमली, तो उसका एक निशान बन जाता है जिसको हम स्कार कहते जी हैं। और आपने देखा होगा कि वो स्कार तो फिर ता जिंदगी जी, रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से जो निमोनिया है वो लंग पेरेन्काइमा की, मतलब फेफड़े की एक इंजरी है। जी वो इंजरी जब हील होती है, तो कई बार तो वो बिना स्कार के हील होती है, तो उसमें कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, उसमें लंग फंक्शन नॉर्मल होते हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है, जो अब तक जो डेटा आ रहे हैं, करीब 5% केसेस में, मोटा मोटा 5% केसेस में उसमें स्कारिंग रह जाती है, जिसको हम टेक्निकली लंग फाइब्रोसिस कहते हैं। तो लंग फाइब्रोसिस का मतलब क्या है कि वो जो फाइब्रोस एरिया है वो नॉन फंक्शनल होता है, वो जो लंग का काम नहीं करता, वहाँ ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना जाना वहाँ उस एरिया में नहीं हो सकता। जब ये लंग फाइब्रोसिस की मात्रा, क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, तो लंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उस सूरत में जो कुछ पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटल से, आईसीयू से डिस्चार्ज के बाद भी अपना ऑक्सीजन मेंटेन नहीं कर पाते, उनकी सांस हमेशा फूलती रहती है, और उनको कई बार बाईपैप की भी जरूरत पड़ती है। कुछ लोग महीनों तक वेंटिलेटर पे भी रहते हैं, यहाँ तक कि कुछ को लंग ट्रांसप्लांटेशन की भी जरूरत पड़ती है, और दुनिया में कुछ लंग ट्रांसप्लांटेशन भी हो चुके हैं। तो ये मैं डराना नहीं चाहता, लेकिन ये सच है। ये सच है कि अगर सिवियर निमोनिया है तो उसमें जितनी ज्यादा सिवियर निमोनिया होगी उतना ही होगा कि लंग फाइब्रोसिस के चांसेस। और दूसरा ये कि समय पे निदान और उपचार, मतलब समय पे उसका डायग्नोज हो निमोनिया का, और समय पर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, जिसमें कि आज हम ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है, एंटीवायरल ड्रग्स होती है, वो समय पर अगर दिया जाए तो कम से कम डैमेज हो। ये बहुत बड़ा रिसर्च का क्वेश्चन है, और मैं सोचता हूँ कि कई सालों तक या दशकों तक डॉक्टरों को इस चीज का इलाज करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि इतने करोड़ जब पेशेंट्स होंगे तो लंग फाइब्रोसिस और लंग डैमेज के केसेस बहुत ज्यादा होंगे कम्युनिटी में। राजीव। डॉक्टर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा है फ्रेंड्स, कि वो डराना नहीं चाहते। डॉक्टर साहब तो समझा रहे हैं, लेकिन मैं पुरानी कहावत को रिपीट करना चाहूंगा एक अलग से कंटेक्स्ट में। पुरानी कहावत है, भय बिन प्रीति ना होए को साई। और सही माने में, अगर आप खुद से प्रेम करते हैं, अपने परिवार के साथ प्रेम करते हैं, अपने दोस्तों के साथ प्रेम करते हैं, तो थोड़ा समय ये सही है जहां हम भय से रहें, ये मान के चलें कि वी आर बीइंग अटैक्ड, वी आर बीइंग अटैक्ड बाय फोर्सेस विच आर नॉट सीन। तो जितना हम अपने आप को बचा लें, ये भय हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। क्योंकि जो सिर्फ निडर होके बेफजूल के गैम्बल खेलेंगे अपनी लाइफ के साथ, वो स्टूपिडिटी के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने सवालों के थे, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस को और लोगों ने जो रखे हैं उनके सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब, रिकवरी रेट रफली अराउंड 83% के करीब है, और सही मायने में कितने आंकड़े सही हैं कितने नहीं सही, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह हम सबके सामने लगा रहता है। भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बड़े शहरों के अंदर हमारे पास रीच है, हम कहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हमारे पास आज गांव से भी कुछ लोगों ने ज्वाइन करा है, छोटे शहरों से भी लोगों ने ज्वाइन किया है, जहां पे ये सब चीजें हो भी नहीं पा रही। ऐसी स्थिति के अंदर क्या आप उनके लिए कोई खास एडवाइस करना चाहेंगे, या जो आपने कहा है उन सबको फॉलो? कईयों को तो ये भी नहीं पता लगता कि उसे डायबिटीज भी है। एक आपने बहुत अच्छा वर्ड का, रिकवरी रेट, जी और टेलीविजन पे भी आता है कि इंडिया की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। जी रिकवरी रेट इस पे डिपेंड करती है कि आपका डिनोमिनेटर क्या है।
सही अगर कह रहे आप हैं। डिनोमिनेटर आप आईसीयू लेंगे हम्म। तो रिकवरी रेट होगी 50%, ओ माय गॉड। मॉर्टेलिटी विल बी वेरी हाई। ओके। जो जो शुरू में जो न्यू इंग्लैंड जर्नल में जो पेपर आया था उसमें 1099 पेशेंट्स में, उसमें जो है अगर 2.3% लोग वेंटिलेटर पे गए तो उसमें से 1.5% डाइड। तो अगर आप हम्म। डिनोमिनेटर वेंटिलेटर लोगे तो रिकवरी रेट विल बी वेरी पुअर। जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो थोड़ी इंट्रिकेट है। अगर आपकी टेस्टिंग बहुत ज्यादा है और आप माइल्ड केसेस को भी टेस्ट कर रहे हैं, एसिम्टोमेटिक लोगों को भी टेस्ट कर रहे हैं, तो नेचुरली द डेथ रेट विल बी लो, रिकवरी रेट विल बी हाई। तो जो इंडिया में जो रिकवरी रेट इंप्रूव हो रही है, इन माय पर्सनल व्यू इज दैट वी आर टेस्टिंग मोर, so the recovery rate is high. So this was my comment on the recovery rate. Now you ask me pointed question and I'll answer. That's a wonderful pointer which you have said, because हमारे को इस इंटरप्रिटेशन को मीडिया के माध्यम से देखने की बजाय एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। और ये जो रिस्क हम छोटा मान के चलते हैं कि चलो, क्योंकि मैंने ये ऐसे लोगों से भी के बारे में भी सुना है, कहते हैं एक बार ही हो जाए बला टलेगी, उसके बाद मैं निडर होके चलूंगा। लेकिन ये जो सिचुएशन है, ये जो एटीट्यूड है, ये आपके लिए सहायक सिद्ध नहीं होगा। और डॉक्टर साहब, इसके साथ ही ये वो लोग भी हैं जो अब दुखी आ चुके हैं 6 महीने घर में बैठ के, वो अपने काम पे जाना चाहते हैं। अब काम की अपनी समस्याएं हैं और उनका सवाल ये भी है, अब मैं क्या करूं? क्योंकि अगर काम पे नहीं गए, क्योंकि सारे काम वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकते, उन्हें काम की स्थिति पे जाके, उस सिचुएशन में जाके, उस जगह पे बैठ के काम करना पड़ेगा। तो उनका रिस्क फैक्टर कितना है और उनकी एहतियात क्या होनी चाहिए? हाँ, ये राजीव बहुत बहुत अच्छे सवाल आप पूछ रहे हैं। आज हम दिल्ली की सड़कों पे जाएं जी। जैसे, तो शाम को 6 बजे तो ट्रैफिक जैम्स हैं सर अभी? बिल्कुल। मैं एम्स से जब लौटा करता था जी। 2 साल पहले तक, हम्म। तो मुझे लगता है कि उतना ही ट्रैफिक हो गया। तो हम्म। तुम जो मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा, उत्तर ये है कि एक तो आजकल जितने भी ऑफिसेज हैं सब एयर कंडीशन है, जी। और एयर कंडीशन में सेम एयर सर्कुलेट होती है। जो वही एयर हवा जो है ना, बाहर से हवा बहुत कम आती है, वो एयर सर्कुलेट होती है। और अब ये प्रमाण आ चुका है, एविडेंस आ चुका है कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है। जो वायरस है वो कम से कम 3 घंटे तो हवा में रहता ही है। तो इसलिए एक तो सलाह ये जो कि सबके कंट्रोल में नहीं होती है, कि अगर आप कर सके, अब गर्मी चली गई है, अगर आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ आप खिड़कियां खोल सकते हैं और एग्जॉस्ट चला सकते हैं, तो वो एक आइडियल सिचुएशन, दैट इज वन। सेकेंडली, जब आप एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में बैठे हैं और कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हैं, आपके साथ और भी 2-2, 3-3 फुट की दूरी पे और लोग भी बैठे हुए होते हैं, तो टेंडेंसी होती है आदमी की, बहुत मुश्किल होता है मास्क को हमेशा लगाए रखना। जी। जब आप किसी से बात करते हैं, और ये बहुत कॉमन है कि फट से मास्क नीचे किया बिकॉज यू वांट टू एक्सप्रेस, दैट इज जी। नेचुरल। जी। मास्क नीचे किया, फिर बात करके आपकी मुस्कुराहट भी आदमी कोई देख सकता है, आपको क्यू भी मिलता है, आपका एक्सप्रेशन भी मिलता है। जी। फिर चाय का टाइम होता है तो आदमी सोचता है कि चलो यार चाय पी ली जाए। तो जी। अगर दोस्त के साथ अकेले बैठ के चाय पी तो क्या चाय पी। श्योर सर। लेकिन ये समय बहुत खराब है, समय बहुत खराब है। और अरविंद और मुझे व्यक्तिगत नॉलेज है कि 5 लोगों ने बैठ के खाना खाया, पांचों पॉजिटिव हो गए, क्योंकि एक पॉजिटिव था माइल्डली सिम्टोमेटिक। मीटिंग में 8 लोगों ने मीटिंग करी, एक कमरे में, आठों पॉजिटिव हो गए। ये मेरी व्यक्तिगत नॉलेज है। जी। तो इस समय अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, तो कोशिश करके अपने खिड़की दरवाजे खोलें तो बहुत अच्छा है। दूसरा ये है कि मास्क हमेशा लगाए रखें, नाक के टिप से लेकर चिन के नीचे तक मास्क लगाए रखें। जी। दूसरी बात है कि आप खामखा किसी से ना मिलें। अच्छा लगता है लोगों से मिलना, वी आर सोशल एनिमल्स, वी डू मीट। जी। लेकिन आपको किसी से बात करनी है तो उससे कहो कि भाई फोन पे बात कर लो, ऐसी क्या बात है कि आप मिलना ही चाहते हम्म। तो ये आपको खुद को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा। ये कोई आप पर इम्पोज नहीं कर पाएगा। कोई कानून नहीं आएगा कि आप जो है ना किसी दोस्त के साथ चाय नहीं पी सकते।
लेकिन सच बात है कि आपको इस दौरान जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, जब तक ट्रांसमिशन रेट 0.5 या 1 से नीचे कम नहीं हो जाती, आप अगर बचना चाहते हैं तो आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल हॉस्पिटल हमें जाना पड़ता है, हम जाते हैं, सारे डॉक्टर जाते हैं, सारे हेल्थ केयर वर्कर जाते हैं, ऑफिस में जहाँ जाना जरूरी है वहाँ जरूरी है। लेकिन ये सब छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो बचाव हो पाए। डॉक्टर साहब सॉरी, आप फिर बोलेंगे कि मैं आपको रेस्ट नहीं दे रहा और मैं अरविंद से सवाल नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि आप ही की बातों से मुझे कुछ और सवाल मिलते जा रहे हैं जो मैं आपसे जरूर पूछूं। आपने दो इश्यूज की बात करी, एक एयरबॉर्न डिजीज, और अब 3 घंटे की हम बात कर रहे हैं, जो कि हम पहले नहीं मानते थे कि ये एयरबॉर्न है। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब जब किसी को पोस्ट ऑफिस जाना है, बैंक में घुसना है, नाउ दैट्स एन अननोन एरिया, और वहाँ जरूरी नहीं है कि हर कोई ऑनलाइन जाके करे, कुछ कामों के लिए उसे उन प्रेमिसेस पे भी जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति के अंदर उसको क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए so that even if there is a probability of airborne COVID in that area, he or she should protect himself or herself? हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, सबको जाना पड़ता है और सब लोग इतने सेवी नहीं होते हैं, कि मैं भी नहीं हूँ, कि ऑनलाइन सारा मनी ट्रांजैक्शन और बैंक में कभी तो जाना ही पड़ता है। जी। लेकिन आप अगर जा रहे हैं तो पहले आप ये एक पैरानोइया होना चाहिए आपको, मतलब एक डर, कि भय, हर बिल्कुल। है जो आपने हाँ, शुरू से कहा ना, कि भय मैं ही मतलब बीमार होने कि वाला हूँ, बिल्कुल। जी। नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। जी सर। भय ये होना चाहिए कि हर कागज, हर टेबल, हर हम्म। दरवाजा, हर कुंडी में हम्म। वायरस है। ये हाँ। मान के चलो, ये वायरस है, हर टेबल पे वायरस है, हर कागज पे जो फॉर्म भर रहे हैं उस पे वायरस है, अगर आप किसी से पेन मांगते हैं तो उसमें भी वायरस है। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि मिनिमम टाइम, जरूरी से जरूरी जितना, ये शोध से ये वैज्ञानिक तथ्य है, लॉन्गर यू स्पेंड टाइम इन अ कंटेमिनेटेड एनवायरनमेंट, हायर आर द चांसेस ऑफ इंफेक्शन। मिनिमम टाइम स्पेंड करें, किसी को ना छुए, किसी टेबल पे हाथ ना रखें, अपने हाथों को ऐसे रख लें, जेब में रख लें, कुछ भी कर लें। जी। और जैसे ही आपका काम खत्म होता है, जैसे ही आपका काम खत्म होता है, अगर आपने नोट लिए हैं, हम्म। कैश लिया है कैशियर से, कैशियर से लेके आप किसी कागज में रख लें। मेरी सलाह है कि उसको 2 दिन तक छुए बिना। ओके। तो अगर आपने 2 दिन उसको छुए नहीं और कहीं अलग रख दिया तो अपने आप वो डिकंटेमिनेट हो जाता है। आप जैसे ही बैंक से बाहर निकले, आप सैनिटाइजर अपनी जेब में रखें, सैनिटाइजर को लगाएं हाथ में, 2 बूंद नहीं, 5 से 10 मिलीलीटर सैनिटाइजर होना चाहिए। तो उसको पूरा ऐसे करके और पूरे वेब्स को साफ करके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं जी कई जी। बार कर चुका हूँ, और हम्म। पूरा उसमें कंजूसी बिल्कुल ना करें, हम्म। उसके बाद आप ठीक है। ये सब आपके बस में है। जो बैंक वालों को करना चाहिए, बैंक में हमेशा एग्जॉस्ट फैन ऑन रहनी चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग ऑफ कोर्स, आई डोंट नीड टू नरेट। डॉक्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला है कि आप अपनी सेहत को बचाइए, अपने सैनिटाइजर की मात्रा को ना बचाइए और उसे खुल के उसका इस्तेमाल करें, और बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, चाहे वो हाथ धोने की हैं या सोशल डिस्टेंसेस की हैं, वो सबको रखें। और कहीं भी जगह जाएं, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, तो फटाफट काम खत्म करिए और वापस निकलने की कोशिश कीजिए। और ज्यादातर कोशिश ये कीजिए कि जितना आप डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं उतना आप लोगों के लिए बेहतर है। आपने एक और पॉइंट बताया था डॉक्टर साहब, जिसके ऊपर मैं क्विक आंसर लूंगा और उसके बाद मैं डॉक्टर अरविंद की तरफ चलूंगा। आपने बोला हर्ड इम्यूनिटी। अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, अगर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो इसका मतलब बहुत करोड़ों के माध्यम से लोगों को इफेक्ट होना पड़ेगा। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है भारत के संदर्भ में? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से होती है राजीव। जी। एक तो आदमी बीमार होके इम्यून हो जाए, जी। मतलब एक्सपोज होके, दूसरा वैक्सीनेशन से जी। इम्यून हो जाए। तो ये जो दौड़ चल रही है वैक्सीनेशन की, और 160 कैंडिडेट थे वैक्सीन बनाने की, और रशिया में शुरू भी कर दिया, वो इसलिए है तो नॉट ओनली टू उस पर्टिकुलर व्यक्ति को बचाना है। जब जब 70% लोगों इम्यून हो जाते हैं तो ट्रांसमिशन अपने आप स्लो डाउन और नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप ये सोचें, अगर 70% पॉपुलेशन अगर पूरे वर्ल्ड की अगर
वो इन्फेक्शन हो जी तो उसमें से 1 से 3% मर भी जाएंगे ना। जी सर, बिल्कुल। दैट यू ऑब्वियसली डोंट वांट। ओके। और दूसरा ये भी है कि जो डेथ रेट जैसे इटली में 12.5% से भी ज्यादा पहुंच गई थी और अब वहाँ कम हो गई है, तो ये सब जो हमने जो प्रिवेंटिव एक्शन लिए हैं इससे हमारी जो डेथ रेट है वो कम हुई है। पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है विच इज एक्चुअली रिलेटिवली न्यू। जी जो सिवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन होती है वो आपको कितना हैवी डोज वायरस का मिला है हम्म उससे भी डिटरमाइन होती है। अगर आप श- खुले घूम रहे हैं और 2 बंदों ने मास्क नहीं पहन रखा है और हम्म फिर इन्फेक्शन हो गया तो वो हैवी इन्फेक्शन होगा। अगर मास्क पहन रखा है फिर भी खुदा ना खास्ता थोड़ा बहुत वायरस चला गया, जी it is likely to be a minor infection, श्योर। underscoring the value of the preventive action that we have already said. Arvind जी is सर। there. सर थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं अभी डॉक्टर अरविंद से सवाल करूंगा, आपको सिर्फ थोड़ी समय के लिए मैं पॉज देना चाहूंगा। इनफैक्ट मैं अपनी ऑडियंस को ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं मैं आप ही के क्वेश्चंस पढ़ पढ़ के उन्हें इकट्ठा करके डॉक्टर साहब से पूछी जा रहा हूँ। तो ये ना मत सोचिएगा कि मैंने आपका क्वेश्चन नहीं उठाया, मैं शायद आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बिकॉज मैं कई क्वेश्चन को क्लब करके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर अरविंद, एक तो राजीव, आपके क्वेश्चन से पहले मैं डॉक्टर खिलानी के एक इशू को जी रीहाइलाइट कर दूं। जी जी बहुत अहम बात आपने जब पूछी थी ऑफिस जाके लोगों के रहने की, जो डॉक्टर खिलानी ने बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन की है कि एयर कंडीशनिंग अगर हो रही है तो वो एक बंदा भी अगर ऑफिस में पॉजिटिव है और उसका जो एक्सेलेशन से जो फोमाइट्स निकल रहे हैं वो उसके थ्रू सारे लोगों को इन्फेक्ट कर देंगे। उसकी जगह अगर एयर कंडीशनिंग को हम बंद कर दें, सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दें, एग्जॉस्ट ऑन कर दें, तो अगर अंदर कोई पॉजिटिव व्यक्ति है भी तो जो उसका जो भी एरोसॉल निकलेगा वो ऑफिस में इकट्ठा रहने की जगह जिसको वो ऑफिस वाले बार बार इनहेल करेंगे वो जी बाहर निकल जाएगा। और जैसा कि जी उन्होंने अभी पिछले सेंटेंस में बोला कि अगर आपका एक्सपोजर होगा भी तो वो डोज इतनी कम होगी आपकी कि शायद आपको या तो एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा या बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगा। ये बहुत ही अहम चीज है कि आपने कहा था कि लोगों को अब जाना पड़ेगा ऑफिस, जरूर जाएंगे, लेकिन जैसा डॉक्टर खिलानी ने कहा कि पहली बात तो अपना स्टे वहां मिनिमम रखिए। आपको बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, वहां खड़े होके गप्पे ना मारे, गए मिनिमम टाइम में काम किया, वापस आ गए। एक दूसरा, मास्क को हर हालत में लगा के रखें, आपके लिए भी प्रोटेक्शन है और दूसरों के लिए। अगर आप पॉजिटिव हैं और आपने नाक और मुंह को अच्छी तरह से कवर किया हुआ है तो आपका एरोसॉल दूसरों तक नहीं जाएगा, और अगर आप पॉजिटिव नहीं है और आपने नाक और मुंह को अच्छी तरह प्रोटेक्ट कवर किया हुआ है तो जो दूसरों का एरोसॉल हवा में है वो आपके अंदर नहीं जाएगा, या जाएगा भी तो नेग्लिजिबल मात्रा में जाएगा जिससे आपको सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही अहम प्रिकॉशन है क्योंकि वैक्सीन अभी महीनों दूर है, कोरोना कहीं जाने वाला नहीं है। आने वाले चंद महीनों में ये प्रिकॉशन अहम है, बहुत अहम है, और मैं इसको रीहाईलाइट करना चाहूंगा और डॉक्टर खिलानी का इस बात को बहुत अच्छी तरह हाईलाइट करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। राजीव, मैं डॉक्टर अरविंद के पॉइंट को एक और तरीके से भी जोड़ना चाहूंगा एज अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड एज अ बोर्ड लेवल एडवाइजर्स टू कंपनीज। अक्सर देखा गया कंपनीज के अंदर कि कुछ लोग कुछ भी कंप्लाई नहीं करते, वो कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा और उस दौरान में वो दूसरों को इफेक्ट कर देते हैं। ऑफिस एनवायरनमेंट में हम एयर कंडीशनिंग वगैरह की सब चीजों का ध्यान रखें, इंडोर एयर क्वालिटी की सब तरह की बात करें, लेकिन अगर इस तरह के लोग हैं जो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं तो चाहे लेबर लॉ कुछ भी कहता हो मेरे दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ह्यूमन लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लीज स्टार्ट treating it as a misconduct and take a severe action, even if the company draws some legal action, because life of people is much more important. Even these idiots are important as compared to the penal provision you may draw because of non-compliance of legal provisions. Just take it as a very important step. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अगर आप किसी पब्लिक जगह पे हैं और आप लोगों को देखें जो बिना मास्क के हैं तो आई थिंक इट्स योर राइट कि हमें आप टोकना चाहिए, बिल्कुल। पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर, अपने और दूसरों के फायदे के लिए, क्या पता मैं पॉजिटिव हूं और आपको कोरोना हो जाए, क्या पता आप पॉजिटिव हैं और आपसे मुझको हो जाए, दोनों के फायदे के लिए प्लीज आप मास्क पहन लीजिए।
राजी। और अगर आप और भी अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ मास्क अपने साथ सील्ड तरीके से कैरी भी कर सकते हैं और उनके हाथ में गिफ्ट भी दे सकते हैं कि पहनिए, ताकि लोग उसको डेफिनेटली जबरदस्ती पहने। कुछ तो शर्म करेंगे और ऐसे लोगों को हमारे को हाईलाइट करना पड़ेगा, तो क्योंकि ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एनीवे, कमिंग बैक, डॉक्टर अरविंद, टाइम थोड़ा बढ़ता जा रहा है, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। कुछ फास्ट क्वेश्चंस। कोविड क्या वो कैंसर की तरफ लीड करता है? कोविड कैंसर की तरफ नहीं लीड करता, लेकिन अगर कोई कैंसर से ग्रसित है, हाँ, खासकर से अगर वो एडवांस कैंसर से ग्रसित है, उसकी सर्जरी हो चुकी है, उसको रेडियोथेरेपी मिल चुकी है, या उसको कीमोथेरेपी मिल चुकी है या मिल रही है, तो ये सब चीजें हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देती हैं। और जैसा कि डॉक्टर खिलानी ने शुरू में ही कहा था, अगर हमारे बॉडी की इम्यूनिटी कम है तो वो हमें कोरोना ज्यादा इंसिडेंस होने के लिए भी प्रीडिस्पोज करता है, और हो जाने की स्थिति में हायर मोर्टेलिटी के लिए भी प्रीडिस्पोज करता है। तो अगर आप कैंसर से ग्रसित हैं, चाहे कोई भी कैंसर हो, खासकर से अगर वो एडवांस्ड कैंसर है, और स्पेशली अगर आप उसके लिए कीमोथेरेपी ले चुके हैं या ले रहे हैं या स्टीरॉइड्स पे हैं, तो आपकी कोरोना रिस्क कहीं ज्यादा हो जाता है। राजीव। अरविंद, आप कैंसर सर्जरीज इतनी करते रहते हैं, कोई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि कोविड अफेक्ट हुआ, रिकवर कर गए, क्या वो रिकवरी के कितने समय के बाद जो अपनी पेंडिंग सर्जरी है उसे टेकअप कर सकें? सॉरी, अच्छा, कोविड हुआ, पोस्ट कोविड रिकवरी, अगर उन्होंने अपनी लंग कैंसर सर्जरी वगैरह करानी है तो किस टाइम फ्रेम में क्या प्रिकॉशंस लेते हुए उन्हें करना चाहिए? राजीव, दो तरह की सर्जरी होती है। एक होती है इलेक्टिव सर्जरी, एक सेमी इलेक्टिव सर्जरी, और एक इमरजेंसी या लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी। आप कोविड से रिकवर हुए हैं, बाय चांस आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी तिल्ली फट गई, कोई और चीज फट गई, जिसमें आपको इमीडिएटली ऑपरेशन किया जाना है, लाइफ थ्रेटनिंग है, तो वहां तो कोई वेट करने का सवाल नहीं है। लेकिन हाँ, ये बता दूं कि अगर आप कोविड से ग्रसित हैं या कोविड से जस्ट रिकवर हुए हैं और आपको लाइफ थ्रेटनिंग सर्जरी करानी पड़ी, तो आपका ऑपरेशन रिस्क कई गुना ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो जीवन बचाने के लिए करनी पड़ेगी। जो इलेक्टिव सर्जरी है, आपको हर्निया है, आपको गॉल ब्लैडर है, आपको कोई हेमोरॉइड्स है, इस तरह की सर्जरी है जो वेट कर सकती है, तो हमें गिवन ए चॉइस में किसी भी कोविड पेशेंट के रिकवर करने के बाद ये इलेक्टिव सर्जरी कम से कम 2 से 3 महीने के बाद करना चाहूंगा, क्योंकि कोविड के कई पेशेंट्स में, जैसा कि डॉक्टर खिलानी ने कहा, न्यूमोनिया होता है, और न्यूमोनिया के रिकवर करते हुए लंग्स को अगर आप एनेस्थीसिया को सब्जेक्ट करोगे तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क ज्यादा होते हैं। तो इसलिए, और एक और चीज आजकल आ रही है कि कुछ परसेंटेज पेशेंट जो कोविड के, खासकर जो आईसीयू में होते हैं, उनमें सर्जिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, लंग के अंदर कुछ बैलून जैसी चीजें बन जा रही हैं जो फट जा रही हैं, हवा भर जा रही है, उनको ट्यूब डालनी पड़ रही है, और उनको उस चीज के लिए सर्जरी करानी पड़ती है। तो इसको भी हम कम से कम 6 से 8 हफ्ते वेट करने के बाद करना चाहते हैं, क्योंकि उससे उनके सर्जरी का रिस्क कम हो जाता है। राजीव, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ ये कनेक्टेड पॉइंट ये भी है अरविंद, कि जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं उनका चांस ऑफ गेटिंग द प्रॉब्लम बैक कितना हाई होगा? कोविड से रिकवर हो चुके हैं और दोबारा रिलैप्स, हाँ, दोबारा कोविड होने का, बिकॉज इक्का दुक्का केसेस आ रहे हैं, बट आने वाले टाइम में मे बी डॉक्टर खिलानी कैन आल्सो रिस्पॉन्ड टू दिस। ये बहुत हॉट टॉपिक है इस समय डिस्कशन का कि कैन यू गेट री इन्फेक्शन। अब कुछ रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, यूएस से आई थी एक रिपोर्ट, कोरिया से आई थी, 1-2 रिपोर्ट जापान से भी आई हैं, हमारे यहाँ से भी कुछ 1-2 डॉक्टर्स ने शायद इंदौर से या 1-2 सिटी से रिपोर्ट किया है, जिसको उन्होंने ट्रू इन्फेक्शन कहा है। तो आंसर इज कि थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल, लेकिन एज ऑफ नाउ शायद इसका इंसिडेंस बहुत कम है। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि अभी हमें इस प्रॉब्लम से जूझते हुए हार्डली 6-7 महीने हुए हैं। उसकी जो इम्यूनिटी है वो कितने महीने तक हमें इम्यून रखेगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की गोद में छुपा हुआ है। श्योर। अब मेरे पास बहुत सारे सवाल आए हैं जो कि रिलेटेड हैं डाइट से, एक्सरसाइजेस से, मास से, ऑक्सीजन लेवल्स के लिए, इमोशनल डायमेंशंस के लिए। सॉरी, मैं इनको आज नहीं ले रहा, क्योंकि हमारे अगले 3 इवेंट, कल ऑक्सीजन के ऊपर, फिर मंडे को
और वेंसडे को, जिसमें काफ़ी आप लोगों ने रजिस्टर किया है। आप प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा ताकि आपको इन सवालों के जवाब मिल सकें, और मेरी टीम इन सवालों को भी कंसोलिडेट करेगी ताकि हम इनको दोबारा से टेकअप कर सकें ड्यूरिंग दोज थिंग्स। सो देयरफॉर प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर नॉट इंक्लूडिंग दीज क्वेश्चंस। बाकी जो क्वेश्चन आज के संदर्भ में थे कोविड और लंग, वो मैंने उठाने की कोशिश की है। डॉक्टर खिलानी, अब मैं आपके पास फिर आता हूँ और एक मेडिसिन के बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो पीछे अब मुझे पता लगा है कि यूपी गवर्नमेंट और उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी प्रिस्क्राइब करनी शुरू कर दी है, आइवरमेक्टिन। आइवरमेक्टिन को क्या हम सेल्फ एडमिनिस्टर करें? क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं? उसकी डोसेज क्या होनी चाहिए? क्या उसकी प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए? थोड़ा इस पे आपसे मैं कहूंगा कि आप विस्तार से बात करें, बिकॉज तो काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल होंगे सर। आइवरमेक्टिन जो है ना, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, जी। इसको भी अभी भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग माना जाता है। हम्म। आइवरमेक्टिन एक्चुअली एंटी पैरासाइट ड्रग है, मतलब जो जी। पैरासिटिक इन्फेक्शन, कीड़ों की दवाई जिसको कहा जाए। हम्म। और ये कई बीमारियों में, ट्रॉपिकल यूसिनोफिलिया वगैरह में भी ट्राई की गई है। लेकिन ये जहाँ तक कोविड का प्रश्न है, इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि ये वायरल रेप्लिकेशन को कम करती है। लेकिन ये भी पता लगा है कि जिस कंसंट्रेशन में ये वायरल रेप्लिकेशन को कम करती है, वो कंसंट्रेशन ह्यूमन बींग्स में अचीव नहीं कर सकते। लेकिन वो क्या कहते हैं, मरता क्या ना करता। जी। हमारे पास जब कुछ भी नहीं है, स्पेशली बिगनिंग में, तो एंटीवायरल ड्रग अभी जैसे रेमडेसिविर है, फेविपिराविर का भी थोड़ा सा एविडेंस है, हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो आइवरमेक्टिन दो तरह से काम करती है, एक तो इम्यूनोमॉड्यूलेटर होती है, और दूसरा ये होती है कि ये वायरल रेप्लिकेशन को स्लो करती है। लेकिन इफेक्टिवनेस इन इन वीवो जिसको कहते हैं, कि पेशेंट्स में कितनी इफेक्टिव होती है, ये हमें अभी नहीं पता। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। तो इसका जो डोज जो होता है, अगर एवरेज बॉडी वेट जिसका 50-60 किलो होता है, उसका होता है 12 मिलीग्राम पर डे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 days। और अब मुझे पता है कि यूपी गवर्नमेंट ने इसको प्रोफाइल एक्सेस के लिए भी यूज किया है। वो फर्स्ट डे लेना है, 1 वीक बाद लेना है, फिर महीने में 1 टैबलेट जी। उसको कहा गया है। इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है, इसके मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। पर ये कोई इतनी प्रॉमिसिंग ड्रग नहीं है जितनी रेमडेसिविर या दूसरी एंटीवायरल ड्रग या स्टीरॉयड्स हैं। पर जहाँ तक साइड इफेक्ट्स की बात करें, तो इट इज रिमार्केबली सेफ ड्रग। इसके कोई विशेष साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। जैसे किसी भी दवाई से गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है हल्का फुल्का, और कोई स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, बाकी कोई खास डिफिकल्ट ड्रग नहीं है टू टॉलरेट। सो ये दवाई जो पेट के कीड़े सफाफ करने वाली है, दिमाग के कीड़े नहीं निकालेगी, इसलिए आपके दिमाग में अगर कोविड से रिलेटेड कुछ कीड़े हैं तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन प्रिकॉशंस के तौर पर अगर आप इस दवाई को लेना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। पर डॉक्टर साहब, इसके साथ ही साथ क्या सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन में हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्या हम उसको आप खुद एडमिनिस्टर कर सकते हैं? तो अगर करें तो किस मात्रा में? नहीं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है ना, वो ऐसे नहीं है कि आप गए दुकान पे लेके और खा लिया। इट इज, इसकी जी। जो भी इंडिकेशन जो आईसीएमआर ने भी दिया है, जी। या तो ये हेल्थ केयर वर्कर्स को लेते हैं प्रोफाइल एक्सेस के लिए, मतलब प्रिवेंशन के लिए, या फिर उनको लेनी चाहिए जो 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 जिनको जो कॉन्टेक्ट्स है। जैसे घर में एक जने को हो गया या ऑफिस में एक जने को हो गया, और तो आपका पोटेंशियल अगर एक्सपोजर हुआ है, तो 3 हफ्ते के लिए आपको ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना होता है। पहले दिन 2 गोली दिन में 2 बार 200 मिलीग्राम की, 8वें दिन 1 गोली 2 बार, और फिर 15 दिन 1 गोली 2 बार। जी। इसको कहते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। और ये डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये 8 हफ्ते के लिए रिकमेंड हुई थी। लेकिन हुआ ये कि उस समय किसको पता था कि कोविड 6 महीने चलेगा। जी। तो वो डॉक्टर्स वगैरह लंबे टाइम तक भी लेते हैं। लेकिन इसमें सावधानी ये बरतनी है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या हार्ट की तकलीफ है, तो या फिर जो 60 साल से बड़े हैं, उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेने से पहले एक ईसीजी कराना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसमें एक क्यूटी इंटरवल होता है। अगर वो, क्योंकि इससे सडन सडन डेथ्स भी रिपोर्ट हुई है, क्योंकि हार्ट की इरेगुलरिटी हो जाती है, किसी किसी को बहुत रेयर होती है,
डराना नहीं चाहता, आगाह जी। करना चाहता हूँ कि ये थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, खुद आपने बहुत सारी सावधानियों के बारे में बताया। अरविंद, मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा क्योंकि हमारी ट्रेडिशन रही है समय पे प्रोग्राम को क्लोज करने की। आज वर्ल्ड लंग डे है और लंग केयर फाउंडेशन के फाउंडर एंड मैनेजिंग ट्रस्टी के नाते आपके हिसाब से आम जनता को अब क्या प्लेज लेनी चाहिए अपने लंग को लुक आफ्टर करने के लिए, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स? राजीव, बहुत सिंपल प्लेज है। लंग हमारे शरीर का एक वाइटल ऑर्गन है और उसके बिना ये हमारी गाड़ी नहीं चल सकती। उसको जो वायु हम जिसको सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जो भारी रूप में भारी तरह से प्रदूषित है, और जो दूसरी चीजें हैं जैसे स्मोकिंग वगैरह, इन सब से लंग हेल्थ को बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और ये नुकसान जब शिशु माता के गर्भ में होता है तब से शुरू होता है। नवजात शिशु, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, एडल्ट से लेकर के हमारे मृत्यु तक ये नुकसान चलता रहता है। इस नुकसान से लाखों करोड़ों डेथ्स हो रही हैं जो काफी हद तक प्रिवेंटेबल है। तो आई थिंक वर्ल्ड लंग डे पे हम सब अगर ये प्रतिज्ञा करें कि हम सब मिलकर वो सारे कार्य करेंगे जिससे हम अपने लंग्स को होने वाले नुकसान को बचा सकें और अपने लंग्स को हैप्पी हेल्दी लंग रख सकें, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड लंग डे के लिए ये सबसे अच्छी प्रतिज्ञा होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, समय हो गया है। आपको याद दिला दूं कि कल और फिर मंडे को और फिर ऑन 30th आपके पास 3 और कार्यक्रम आ रहे हैं। होम ऑक्सीजन थेरेपी पर, क्लिनिकल साइकोलॉजी और डाइट के ऊपर, होम फिजियोथेरेपी और योगा पर। अपने जो प्रश्न हैं जो आपके मैं उठा नहीं पाया वो इनमें लिए जाएंगे, इनको डेफिनेटली अटेंड करिए। स्पर्श जो आज सर्विस लंग केयर फाउंडेशन ने नेशन के लिए डेडिकेट की है, इस शुरुआत के लिए आपकी क्या फीडबैक है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे इस कार्यक्रम में? अपनी फीडबैक को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा, रिस्क मत लीजिए, गैम्बल की तो बात ही दूर है। याद रखिएगा, चाणक्य ने क्या कहा था, शत्रु यदि अदृश्य हो तो छिप जाना ही बेहतर है। इसलिए जितनी ज़्यादा एहतियात आप बरतेंगे वो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपके परिवार को आपकी बहुत सख्त ज़रूरत है। इसके साथ ही मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर कंक्लूड करना चाहूँगा और अपने साथियों को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा जिन्होंने बहुत मेहनत की है इस प्रोग्राम के पीछे और बहुत तेजी के साथ। सबसे पहले थैंक यू डॉक्टर GC खिलनानी का, थैंक यू वेरी मच सर, एंड हैप्पी हेल्दी लंग्स। एंड देन डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर बिलाल, डॉक्टर हर्ष, अभिषेक कुमार, माश्री, चारू, कृतिका, सिद्धार्थ, हामिद, जोडित, नेहा, शालिनी, अभिषेक जिसने हमारे उस वीडियो को एडिट किया, एंड डॉक्टर लेनी जो इस पूरे कार्यक्रम को बैकएंड से संचालित कर रही हैं, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रही हैं। इन सारी टीम मेंबर्स का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये सब हम सब डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स नथिंग बट अ सिंगल कॉज, हैप्पी हेल्दी लंग्स। Thank you very much for attending. God bless you all. May God bless you with happy healthy lungs and you continue to live with happy healthy lungs. Namaste.